जब कोई ट्रेन में सफ़र करता है तो हम लोग उसे अक्सर ये कहते सुनते हैं कि नहीं, किसी के हाथ से कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी सफ़र करते हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। ये एक सच्ची घटना है। एक साहिल नाम का व्यक्ति होता है बेंगलोर में, वो किसी एमएनसी ग्रुप में काम करता है। एमएनसी ग्रुप में काम करता है तो एमएनसी ग्रुप तो बहुत अच्छी कंपनियां वगैरह होती हैं, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज वगैरह होता है। उसकी रिसेंटली 2-3 महीने पहले शादी हुई रहती है सानिया नाम की लड़की से। सानिया और साहिल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से लगना नहीं चाहते। शादी के बाद कंपनी का एक असाइनमेंट आता है मुंबई का, और साहिल को वहाँ जाना पड़ता है। पहले तो साहिल बहुत बहाने करता है, नहीं जाऊँगा, 2-3 महीने शादी को हुए हैं, अभी कंपनी को जो वो कह सकता था सब कुछ करता है, कंपनी नहीं मानती, एमएनसी ग्रुप होता है, जाना पड़ता है। और साहिल बेंगलोर से मुंबई शिफ्ट हो जाता है। जब वो मुंबई जाता है, 1-2 हफ्ते अपना काम करता है, फिर अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि मुंबई में सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपको तो पता है मुंबई का। तो उसकी बीवी कहती है कि अगर आप मुझे मुंबई बुला लो, मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, मैं भी मुंबई घूम लूँगी, बहुत अच्छी जगह है, अब तक तो टीवी सीरियल में देखा, अगर आप बुला लेंगे तो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो पति वहाँ होता है तो पति कहता है क्यों ना वाइफ को बुला लिया जाए। तो वाइफ का वो टिकट करवा देता है। अचानक उसे फिर दोबारा फ़ोन करता है कि आप मुंबई आना चाहेंगी। तो इधर से आवाज़ आती है, क्यों नहीं, मेरा ख्वाब है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं ज़रूर आना चाहूँगी, आप मेरा टिकट करवा दें। तो साहिल कहता है नहीं, मैंने आपका टिकट पहले ही करवा दिया है 21 अक्टूबर का, आप आ जाएँ। तो बहुत खुश होती है, उसके दिमाग में नए नए ख्वाब आते हैं कि मुंबई जाऊँगी, ये सब होगा, बहुत बढ़िया मुंबई है, फिल्मी दुनिया है, और मतलब जो भी वो एक सोचे रहती है कि मुंबई जाके पूरा करूँगी। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दिन भी आखिर आ जाता है जिस दिन साहिल ने उसका रिजर्वेशन करवाया होता है। तो अपने सास ससुर से वो कहती है कि नहीं, मुझे साहिल के पास जाना है, उन्होंने मेरा टिकट करवा दिया, तो सास ससुर क्यों रोकेंगे। उन्होंने कहा नहीं जाइए, आप वहाँ असाइनमेंट है, उनके साथ आप रहेंगे तो उनको खाने पीने की दिक्कत वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से सानिया अपना सफ़र यहाँ से बेंगलोर स्टेशन पर पहुँचती है, और बेंगलोर स्टेशन पर जो ट्रेन नंबर होता है, जो गाड़ी होती है, समय आता है वो गाड़ी भी आती है, उस गाड़ी में वो बैठ जाती है। सानिया का सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है और मुंबई 1100 किलोमीटर दूर होता है। जब 1100 किलोमीटर दूर होता है तो रास्ते में 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन इस तरीके से आते हैं। सानिया कुछ अपने साथ खाने के लिए ले जाती है, सामने वाले सीट पे 1-2 व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जब ट्रेन में आप घुसते हैं तो एक फैमिली बिहेवियर भी बन जाता है लोगों का, और विश्वास भी करना पड़ जाता है। लेकिन यही बात आती है कि आप विश्वास इतना ना करें कि उसका हर चीज़ दी हुई आप खा लें या पी लें। तो यही सानिया से गलती होती है। सानिया पहले उसको एक चीज़ ऑफ़र करती है, वो लोग खा लेते हैं, सामने 2 व्यक्ति बैठे रहते हैं, उसको चीज़ को एक्सेप्ट करके खा लेते हैं। फिर आगे क्या होता है कि वो कुछ लाते हैं तो ये सानिया खा लेती है। फिर ये फ़ोन करती है अपने पति को, साहिल को, कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है, और मैं 200-300 किलोमीटर चल भी चुकी हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो उधर से साहिल कहता नहीं, आराम से आइए, और किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है आपको। तो कहते नहीं नहीं, यहाँ सब अच्छे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लोग सपोर्टेड हैं, बहुत आराम से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। तो सफ़र अपना चलता रहता है ऐसे ही। तो जब 500-600 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो जाता है तो अपने सासू माँ को भी फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और सब अच्छे से है, और जो हमारे साथी जो यात्री हैं वो बहुत अच्छे से हैं। फिर दोबारा साहिल को फ़ोन करती है कि 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर का सफ़र हो गया है और मैं 1-2 घंटे में आपसे मिलती हूँ। तो साहिल कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, आप आराम से आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं आपको स्टेशन पे मिलूँगा, बांद्रा स्टेशन पे। तो इसी दरमियान एक स्टेशन और आता है और सफ़र 200 किलोमीटर का बचता है मुंबई का। 200 किलोमीटर पहले उनके जो यात्री जो साथ वाले होते हैं, 2 यात्री नीचे जाते हैं, 3 चाय लेकर आते हैं, और 3 चाय में 2 चाय वो खुद लेते हैं और 1 चाय उसको ऑफ़र करते हैं, क्योंकि पहले भी 1-2 बार खाना पीना उनका हो चुका होता है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे फिर उसको चाय को पी लेती है। चाय को पीना होता है, चाय में कुछ नशीली पदार्थ जो भी उन्होंने मिलाया हो और मिला होता है। फिर क्या था, सारी कहानी चेंज हो जाती है। सानिया को अपना होश ख़त्म हो जाता है, लड़खड़ाती हुई अपनी सीट पे लेट जाती है, और मुंबई स्टेशन से पहले ही वो उसको 100-150 किलोमीटर पहले उसको उतार लेते हैं। उतारते इस तरीके से हैं कि उसको बिल्कुल किसी को पता ना चले। वो कहते हैं कि नहीं, तबीयत ख़राब है, हम लोग घर ले जा रहे हैं, इस तरीके से स्टेशन से उतार लेते हैं और उसको एक गाड़ी में भर के ले जाते हैं। पता नहीं क्या क्या करते होंगे उसके साथ। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका भरपूर विरोध करती है, जितना एक लड़की कर सकती है। बहुत हाथ पैर मारती है, क्योंकि वो नशे में होती है
तो पूरी तरीके से विरोध भी नहीं कर पाती है। विरोध कहाँ से करती है? नशे की चीज़ होती है, बॉडी में पूरी तरीके से नशा फैला रहता है, लेकिन कोशिश करती है, उनसे हाथ जोड़ती है कि मुझे क्या कर रहे हैं आप, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा पति वहाँ मुंबई मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जब हैवानियत सवार होती है तो क्यों सुनता है किसी की? वो तो वो उसको खूब अपना मारते पीटते हैं, धमकी देते हैं, मुंह में कपड़ा भर देते हैं कि आगे कुछ बोलेगी तो फेंक देंगे और ये कर देंगे। बहुत जो उनको करना था किया, बहुत बेहोशी की हालत में। फिर जब वो गाड़ी से भर के उसको मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं। रेड लाइट एरिया में ले जाके जो कोठी वगैरह होते हैं जहाँ पे अय्याशी का काम होता है, आप कह सकते हैं वो भाषा रेड लाइट एरिया, वहाँ उसको उसका सौदा कर देते हैं। वहाँ भी वो दोनों यात्री के जो ठेके वगैरह मालिक उसके हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन जब हैवानियत है सवार तो वो क्यों सुनेगा किसी की बात? तो इसी तरीके से वो नहीं सुनते, हाथ पैर जोड़ती रहती है सानिया। वो उसको लात मार के वहीं छोड़ाते हैं और उनका सौदा 45,000 लेके अपना कोठे वाले को बेच आते हैं। कोठी पे बैठ जाती है। कोठे का माहौल तो सबको पता है क्या रहता है। कोठे के माहौल तो आप सबको पता है क्या रहता है। उस कोठे के माहौल में वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन काटती है, लेकिन कोठे की मालिक जो होती है 15 दिन बाद कहती है नहीं आपको तुम्हें इसी रूप में आना पड़ेगा। तो क्या करती है, उनके जो फ्रेंड होती हैं वहाँ पे जो कोठे पे और औरतें जो बेचारी फंसी रहती है, वो भी कहती है सानिया अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अब आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा जो हम लोग करते हैं। वो भी मजबूर थी सानिया, 10 दिन से खाना नहीं खा रही थी, मान लेती है, एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के बेचारी वो भी लाइन में लग जाती है जो कोठे पे अक्सर होता है। तो जो एक दिन कस्टमर आता है, क्योंकि नई नई शादी होती है, बॉडी अट्रैक्शन होता है, तो कस्टमर आता है और वो कोठे के मालिक से बात करता है किसी लड़की के लिए। वो 20-25 लड़कियाँ बैठी रहती हैं, वो कहती है कि मत चाट लो, आप एक को ले जा सकते हैं। जब वो देखता है तो 20-25 महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं, अट्रैक्टिव ड्रेस है, लेकिन वो उसी को चूज़ करता है। उसको चूज़ करके जैसे ही वो कमरे में ले जाता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही बैठता है वो रोने लगती है, बहुत रोती है। रोती इस तरीके से है कि बाहर तक आवाज़ न जाए, क्योंकि बाहर कोठे के मालिक वगैरह बैठे रहते हैं, उन्हें पता चलता तो वो उसको। तो इस तरीके से आदमी जो होता है, क्योंकि कोठे पे आने वाला हर आदमी आपको पता कैसा होता है, लेकिन कुछ आदमी फिर भी इंसानियत रखते हैं। उस इंसानियत के नाते वो रुक जाता है और पूछता है कि आपके साथ क्या दिक्कत है, आप बताएं। तो सानिया शुरू से लास्ट तक की कहानी बताती है कि मैं बेंगलोर के रहने वाली हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ शादी हुई है साहिल से, वो मुंबई में MNC ग्रुप में काम करता है, और मैं स्टेशन से जब चली, ये स्टेशन आया, ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने मुझे नशे में कुछ मिलाया और मुझे यहाँ बेच गए हैं। क्योंकि अच्छे घर से होती है, उसका सब चीज़ पता होता है, और अच्छे घर की एक खासियत भी होती है कि वो कहीं ना कहीं झलक जाता है। तो जब वो आदमी सुनता है तो उस आदमी को उस पर दया आ जाती है, गौर गिफ्टेड थी कि उस पर दया आ जाती है, और उस दया के साथ वो साहिल का नंबर लेता है और साहिल से उसकी बात करवाता है। साहिल से जब बात हो जाती है, वो आदमी बाहर आ जाता है और साहिल से जाके मिलता है। साहिल उसको बताता है कि हाँ ये कहानी है, मैं सब जगह फायर करवाई है, बहुत ढूंढा, सारी कोशिशें की, बेंगलोर के CCTV कैमरा निकलवाया, स्टेशन तक पता चला, उसके बाद पता नहीं चला। 15 दिन से उसी की तलाश में हूँ। उस आदमी का बहुत शुक्रिया अदा करता है, उसका हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि आप मुझे वहाँ का पता दे दें। तो वो पूरा उसको वहाँ का पता देता है, और वहाँ वो एक दिन ग्राहक बन के पहुँच जाता है रेड लाइट एरिया में। बस वहाँ पहुँचना होता है, वो उसको देखता है, लेकिन इस तरीके से प्रतीत करता है कि उसने कुछ नहीं देखा, बस उसको पहचान लेता है। वो कहता नहीं जो लड़की है जिसको मुझे चाहिए। वो फिर उसको कमरे में ले जाता है और वहाँ दोनों मिलकर रोते हैं और सारी कहानी पूछते हैं। साहिल का दिल बहुत बड़ा होता है, वो सारी चीज़ों को मजबूरी समझता है कि नहीं यहाँ जो पहुँची है मजबूरी में पहुँची है। वो उस चीज़ को उसको माफ़ कर देता है। वो कहता आप घबराइए मत, आप यहाँ से रोल मचाएंगे तो ये हमको मार देंगे, या इनके बहुत लंबे कॉन्टैक्ट हैं, ये हमको जाने नहीं देंगे। तो हम कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं। तो वो पुलिस को फ़ोन करता है और सारी कहानी को एक्सप्लेन करके बताता है शुरू से लास्ट तक। FIR नंबर भी बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने FIR भी करवाई है। तो पुलिस अपना, यहाँ मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। मुंबई पुलिस पूरी टीम के साथ उस रेड लाइट एरिया में पहुँच जाती है, सबको घेर लेती है, और वहाँ जैसे उसने बताया था कि उस कमरे में है, उस कमरे में साहिल और सानिया मौजूद रहते हैं। तो साहिल और सानिया वहाँ जाके मिलते हैं। इस तरीके से उनकी जान बचती है। लेकिन यहाँ साहिल की भी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं की एक गलती को माफ़ नहीं किया जाता, लेकिन साहिल ने इतना बड़ा दिल दिखाया, सब चीज़ को माफ़ करके उसको अपना लेता है और
नई सिरे से उसको अपनी वाइफ मान लेता है और पूरी तरीके से उसको घर इज्जत के साथ ले जाता है। इसी के साथ इस कहानी से हमें एक प्रेरणा ये मिलती है कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हों तो किसी की दी हुई चीज़ का ऑफ़र इतनी जल्दी से एक्सेप्ट ना करें, ख़ास तौर से खाने पीने चीज़ का, क्योंकि पता नहीं सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा हो, वो आपको किस एक जाल में फंसाना चाहता हो। उस जाल से बचने के लिए इस तरीके की चीज़ों का अवॉइड करें। ट्रेन का सफ़र का आनंद लें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होकर ना लें। किसी पे अनदेखा या अंधभक्ति का विश्वास ना करें। इसी कहानी के साथ मैं एक बार विदा लेता हूँ। मोहम्मद हशमत अली। इस तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सफ़र ज़िंदगी का यूपी तेरे, मोहम्मद हशमत अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, मोहम्मद हशमत।